खुशामदीद साला डिजिटल पर एक ऐसे प्रोग्राम में जहां सवाल ताकत से नहीं सच्चाई से डरते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1 सितंबर 2025 से, जब नेपाल की हुकूमत ने अचानक एक फैसला सुनाया। 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बशमूल फेसबुक, एक्स और यूट्यूब को बंद करने का ऐलान हुआ था। वजह ये बताई गई कि इन प्लेटफॉर्म्स ने हुकूमती रजिस्ट्रेशन के ज़वाबित पूरे नहीं किए। लेकिन ये फैसला नौजवान नस्ल के सब्र का पैमाना लबरेज कर गया। नेपाल के शहरों में, ख़ास तौर पर काठमांडू की सड़कों पर गम गुस्से का इजहार होने लगा। ये एहतजाज सोशल मीडिया पर पाबंदी से शुरू नहीं हुआ था, बल्कि सोशल मीडिया पर पाबंदी बदउनवानियों और हुकूमती तानाशाही का वो आखिरी कदम साबित हुआ जो पैमाना लबरेज कर गया। नौजवानों ने बरसों की मायूसी, बदउनवानी, बेरोजगारी और सियासी तबके की बेहिसी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी। जैसे जैसे मुजाहरे बढ़ते गए, फिजा में तसादम का रंग गहरा होता गया। उधर पुलिस ने भी आंसू गैस, वाटर कैनन, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया, फिर गोलियां चली। बैनुल अक़वामी इदारों के मुताबिक कम से कम 19 मुजाहिरीन जान से गए। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स और सरकारी रिहाइश गाहों पर भी मुश्तइल हुजूम ने धावा बोल दिया था। सूरत हाल अक्सर बिगड़ने पर हुकूमत को आखिरकार झुकना पड़ा। पाबंदी वापस ले ली गई और वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। लेकिन उसी के साथ नेपाल की जेंजी नस्ल को एक नई पहचान भी मिल गई। ये वो नौजवान थे जिन्होंने किसी सियासी जमात की क़ियादत के बगैर खुद अपने ज़ोर पर एक कौमी तहरीक खड़ी कर दी थी। इस मंजरनामे पर धूम धड़ाके से दाखिल होता है हिंदुस्तानी मीडिया, कैमरे, माइक्रोफोन और नेशनलिज्म से भरपूर स्क्रिप्ट्स के साथ, जैसे कोई फिल्मी हीरो मैदान में उतर आया हो। फिर क्या था, नेपाल की सड़कें खबर से ज़्यादा ड्रामा सेट लगने लगी और सहाफ़त की जगह प्रोपेगेंडे ने ले ली थी। इन सो कॉल्ड सहाफ़ियों को ये कौन बताएगा कि उनका बुनियादी फ़र्ज़ इक़्तिदार वालों से सवाल करना है, ना कि उनके तर्जुमान बन जाना। क्या भारत का मीडिया अपनी सरहदों से बाहर भी अपनी साख खो रहा है? जब सहाफ़त कौम परस्ती में ढल जाए तो सच्चाई का अंजाम क्या हो सकता है? नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी ममालिक में भारतीय मीडिया पर अदम एतमाद क्यों बढ़ रहा है? सवाल वही जो आपके भी हैं, हम सिर्फ ज़ाविया दिखाते हैं। आज हम कैमरा घुमा रहे हैं नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान की तरफ नहीं, बल्कि अपने ही न्यूज़ रूम के आईने की तरफ, क्योंकि बाज़ औक़ात बरे-सग़ीर में सबसे ज़्यादा शोर सड़कों पर नहीं, स्टूडियोज़ में हो रहा है। गुज़िश्ता माह जब नेपाल सियासी एहतजाज से दहल रहा था, भारतीय टीवी रिपोर्टर वहां पहुंचे, रिपोर्टिंग के लिए नहीं बल्कि शायद जमहूरियत बचाने के मिशन पर। नतीजा, अवाम ने उनका ताक़ुब किया, उन पर आवाज़ें कसी, बाज़ जगह तो मारपीट भी हुई। वजह, क्योंकि नेपाल के कई मुजाहिरीन के नज़दीक ये रिपोर्टर सहाफ़ी नहीं बल्कि एक बड़े हमसाये के सियासी बयानिए के सफ़ीर बन गए थे। अब सवाल ये है कि वो नेपाल रिपोर्टिंग के लिए गए थे या प्रोपेगेंडे के लिए? एक चैनल पर एक नौजवान कहता है कि हमें मोदी जैसा लीडर चाहिए, और फिर दूसरा चैनल हैरतअंगेज़ तौर पर उसी नौजवान को उसी जुमले के साथ दिखा देता है। तो पूछना तो बनता है कि ये खबर थी या रिहर्सल। ये मामला किसी एक वायरल वीडियो का नहीं, ये एतबार का है, और अफसोस कि हमने ये करेंसी बहुत सस्ते में गंवा दी। काठमांडू से ढाका तक हमारी मीडिया का तासुर अब सच बोलने वाले का नहीं बल्कि शोर मचाने वाले का हो चुका है। एक ऐसा पड़ोसी जो बोलता ज़्यादा है और सुनता कम है। चलिए बांग्लादेश की बात करते हैं। जब शेख हसीना के खिलाफ एहतजाज हुआ, भारतीय मीडिया ने शोर मचाया, बांग्लादेश तबाह हो गया, रियासत ख़त्म वगैरह वगैरह, गोया ढाका नक्शे से मिट गया हो। लेकिन हकीकत ये थी कि अवाम अपने हुकूक के लिए निकल पड़ी थी, बर्बादी के लिए नहीं। मगर बेशतर भारतीय न्यूज़ रूम्स के लिए तफसील की कोई अहमियत ही नहीं, ड्रामा ही असल हकीकत है। और जब हसीना मोदी दोस्ती सियासी बहस बन गई तो हर एहतजाजी को इस्लामिस्ट करार दे दिया गया, क्योंकि जब आसान दुश्मन मिल जाए तो तहकीक की क्या ज़रूरत है। शायद अब सहाफ़त के निसाब में तख्लीक़ी तहरीर का मज़मून शामिल कर देना चाहिए, क्योंकि तख़य्युल या इमेजिनेशन हमारी सबसे मजबूत सहाफ़ती सलाहियत बन चुका है। आज हिंदुस्तानी टीवी चैनल्स
हुब्बुल वतनी के थिएटर्स में बदल चुके हैं। हर एंकर एक जनरल है, हर मुबाहिसा एक जंग का मैदान और हर इख्तिलाफ राय गद्दारी कही जा रही है। कहीं टीआरपी की खातिर, कहीं सरकारी खुशनुदी के लिए सच्चाई की कुर्बानी रोज की रस्म बन चुकी है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 2014 में 140वें नंबर पर था, अब 151 पर है। फैसला आप खुद कर लें। सवाल ये है कि क्या ये गिरावट सिर्फ रैंकिंग की है या ज़मीर की? कभी रिपोर्टर इख्तिदार से सवाल पूछते थे, आज वही इख्तिदार के तर्जुमान बन गए हैं। कभी एडिटर हक के लिए खड़े होते थे, आज वो स्पॉन्सर के आगे झुक गए हैं। सवाल ये भी है कि आखिरी बार कब आपने कोई प्राइम टाइम बहस देखी थी जिसमें हुकूमत से सवाल किया गया हो, या कोई रिपोर्ट जो जय भारत के नारे पर नहीं बल्कि हकीकत पर खत्म हुई हो। एक ज़माना था जब भारतीय मीडिया मजलूमों की आवाज़ था, आज वो ताकतवरों का माइक बन गया है। हमारे रिपोर्टर कभी जान खतरे में डालकर करप्शन को बेनकाब किया करते थे, आज वही लोग अपने क्रेडिट रेटिंग बचाने में मसरूफ़ हैं। हमारे न्यूज़ रूम कभी अवाम के थे, आज वो इश्तिहार देने वालों के बन गए हैं, और अब ये बहरान सरहद पार भी पहुंच गया है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, सब जगह हमारे मीडिया पर तंज हो रहा है। कभी जिस सहाफ़त को लोग इज्जत से देखते थे, अब उस पर हंसते हैं या कतरा कर पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जब हमारे एंकर पड़ोसी मुल्कों के मेहमानों पर चीखते हैं, तो क्या वो भारत का दिफा कर रहे हैं या फिर भारत की साख बर्बाद कर रहे हैं? और अगर सहाफ़त का मकसद इख्तिदार से जवाब मांगना है, तो आज मीडिया हुकूमत से जवाब मांगने के बजाय सलामी क्यों पेश कर रहा है? फिर भी उम्मीद बाकी है। कुछ ऐसे सहाफ़ी जो आज भी हैं, जो खामोशी में सच बोलते हैं, जो वायरल नहीं होते मगर असली हैं, उन्हें हम सब की तरफ से एक माफ़ी और एक वादा दरकार है। माफ़ी कि हमने शोर के तूफ़ान में उनकी आवाज़ दबने दी, वादा कि हम सच्चाई, गैर जानिबदारी और वक़ार को वापस लाएंगे, क्योंकि आखिर में सहाफ़त इस बात पर नहीं चलती कि किसने कितना ज़्यादा चीखो पुकार किया, बल्कि इस पर कि किसने सबसे ज़्यादा सुना और समझा और उसको पेश किया। अगर भारतीय मीडिया चाहता है कि नेपाल या बांग्लादेश या पड़ोसी ममालिक में उसकी इज्जत बहाल हो, तो पहले उसे अपने घर में सच बोलना सीखना होगा। ड्रामेबाजी से इज्जत नहीं मिलती, बल्कि ईमानदारी और हक बयानी ही इज्जत और एहतराम की दलील है। तो आज जाते जाते एक सवाल और, हम दुनिया को बाखबर कर रहे हैं या गुमराह? जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। माइक ताकतवर तभी होता है जब वो अवाम के लिए बोले। उम्मीद पर दुनिया कायम है कि सच एक बार फिर स्क्रीन पर लौट आए। इसी ख्याल को मजबूत बनाएं और सभी फातिमा को इजाज़त दें। शुक्रिया।